Good morning, sir. Good morning, all of you. Please sit down. Thank you, sir. अभी जो मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वह वर्ग 12वीं का ज्योग्राफी से संबंधित है। संबंधित क्या है इसमें यदि बताया जाए तो जो वर्ग 12वीं की ज्योग्राफी बुक से अध्याय नंबर 2 पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या, जिसमें विश्व जनसंख्या के विषय में कहा जाए तो हम आपको बताए हैं कि विश्व जनसंख्या क्या है। जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या क्या हमें दर्शाता है, किसी स्थान की घटती जनसंख्या हमें क्या दर्शाता है, बढ़ती जनसंख्या क्या हमें दिखाता है कि किसी भी स्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था कितना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है तो यहाँ की बढ़ती जनसंख्या देखने को मिलेगा। यदि स्वास्थ्य दर अच्छा नहीं होगा किसी स्थान का तो वहां बढ़ती जनसंख्या देखने को नहीं मिलेगी। भारत की जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या में तुलना में भारत की जनसंख्या क्या है, इसमें हम बताए हुए थे। यहाँ तक कि हम बताए थे कि जनसंख्या वितरण के बारे में बताए थे, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, ये सब आपको बताए हुए थे। आज इसी सिलसिले में हम लोग आज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप, माने जनसंख्या जो है ना वितरण, कहाँ अधिक पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, कहीं अधिक पाया जाता है तो क्यों अधिक पाया जाता है, ये सब हम आपको बताए थे। तो इसमें हम आपको बताए थे कहीं जनसंख्या अधिक कहाँ पाया जाता है। हम बोले थे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ है वहां जनसंख्या अधिक पाया जाता है, और एशिया महादेश में जनसंख्या अधिक पाया जाता है, क्योंकि एशिया महादेश अधिकांशतः भूमि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रीय भूमि आती है। तो एशिया महादेश की जो है वह भूमि स्थलीय भूमि अधिक है यहाँ, इसलिए जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये सब हम आपको बताए हुए थे। उसके बाद हम इसमें आपको बताए थे इसी दरमियान हम आपको उसके बाद हम जो आपको बताए थे जनसंख्या घनत्व के बारे में बताए थे कि जनसंख्या घनत्व में हम आप लोगों को बताए थे कि जनसंख्या घनत्व को कैसे हम लोग आकलन करते हैं। तो सबसे जनसंख्या घनत्व की बात कहा जाए तो उसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी स्थान पर वहां रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस वहां की कुल भूमि के अनुपात को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि किसी भी स्थान पर रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस कुल भूमि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसमें हम ये जनसंख्या घनत्व बताए थे। तो जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के अनुसार हम आपको ये भी बताए थे कि जनसंख्या अभी वर्तमान में कहाँ जनसंख्या, किस देश की जनसंख्या सबसे टॉप लेवल पर जा रही है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इस दौर में कौन है, अभी भारत हो चुका है। इससे पहले सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन था। अब चीन को भी पीछा छोड़कर कौन आगे बढ़ गया है, भारत बढ़ गया है। तो ये क्या दिखाता है कि बढ़ती जनसंख्या भारत में जो स्वास्थ्य दर अब पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होते जा रहा है। मगर क्या ये बढ़ती जनसंख्या विकास का सूचक है? नहीं। बढ़ती यदि जनसंख्या पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर चीज का क्या होगा, दोहन हो जाएगा, नाश होना शुरू हो जाएगा। जहां आवश्यकता कम की है वहां ज्यादा पूर्ति करना पड़ेगा ना। यदि जनसंख्या किसी परिवार में बढ़ती जनसंख्या, एक परिवार में या अधिक जनसंख्या बच्चे हो तो सभी बच्चे को हम सही से बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाएंगे, बेहतर
उसको पहनावा ओढ़ावा पोशाक भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, जनसंख्या कंट्रोल पर बहुत सारे ऐसे उपाय लगाए हैं, जैसे कि हम दो और हमारे दो जैसे योजनाएं, परिवार नियोजन का, ये सब किसकी बानी है, परिवार नियोजन का है। हम दो और हमारे दो, सरकार ने ये नारा लगाया है कि नहीं। ये सब कहा गया है कि बढ़ती जनसंख्या कैसे विकास का अवरोधक है। भले ही बढ़ती जनसंख्या ये दिखाता है कि उस स्थान में स्वास्थ्य दर अच्छा है, जिसके कारण अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यदि स्वास्थ्य दर अच्छा नहीं रहता तो जनसंख्या, बच्चा जो जन्म लेता 4 महीना में टपक जाता ना। यदि जो इंसान की औसत आयु है कितना वर्ष, लगभग में 65 से 70 वर्ष, वो इंसान वो जो 2 ही साल में देखते हैं बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बहुत से बहुत 5 साल के बाद में किसी न किसी रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। अभी भी देखा जाए, एक समय ऐसा था कि इंसान 80 प्लस औसत आयु जीते थे, और अब धीरे धीरे इंसान कितना पर जी रहे, 60 पर जी रहे। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जो अब भोजन जो कर रहे हैं वह शुद्ध भोजन नहीं हो पा रहा है। भले स्वास्थ्य दर हमारा अच्छा हो चुका है, परंतु भोजन तो हमको क्या होता है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है। हर भोजन में केमिकल का उपयोग किया गया रहता है, ज्यादा से ज्यादा खाद के रूप में यूरिया का उपयोग किया गया रहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आजकल जो भोजन फूड जो हो रहे हैं विषैले होते जा रहे हैं। यूरिया का निर्माण ज्यादा, उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे किसी को गठिया रोग हो जाते हैं, तो किसी तरह का हड्डी पर जो होता है दर्द, जैसे बहुत सारे बीमारियों का उत्पन्न हो रहा है। परंतु हम उसका इलाज तो कर ले रहे हैं, परंतु हमारी जो औसत आयु थी वो तो अब दिन दिन बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जनसंख्या क्या हो रहा है, अब बढ़ती जनसंख्या इंसान को क्या बोले तो सही से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सही से स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रहा है, सही से रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, रोजगार के लिए मारामारी हो रहा है। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना कोई दिक्कत। आगे चले, हम सब पढ़ा चुके हैं, इसको हम रिवीजन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद लिखाना शुरू करेंगे। अब आते हैं बताने के लिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। हम जनसंख्या वितरण का मतलब क्या हो गया, जनसंख्या यहाँ इतना जनसंख्या है, जैसे कि भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, बोलो 140 कहे हैं, 135 हम लिखाए थे ना, 135 करोड़ लगभग ना। मगर 2011 की जनगणना के अनुसार यदि भारत की जनसंख्या बोली जाए तो कितना था, 121 करोड़। कितना था, 121 करोड़। तो ये 121 करोड़ हमारे 28 राज्यों में मिला के रहे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों मिलाकर। तो क्या सब जगह एक ही समान जनसंख्या है? नहीं, बिहार की जनसंख्या घनत्व काफी है और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है। तो कहने का अर्थ यही चीज है कि जनसंख्या कहीं ज्यादा कहीं कम, यही कहीं ज्यादा कहीं कम होना जनसंख्या वितरण कहलाता है। और यह जो वितरण कम और ज्यादा हो रहा है, इसको, इस जनसंख्या को कौन कौन प्रभावित करते हैं? ये जनसंख्या प्रभावित हो रहे हैं। जनसंख्या प्रभावित का मतलब हो गया जनसंख्या कहीं कम हो जाना, कहीं ज्यादा हो जाना, कहीं जनसंख्या घनत्व का बढ़ जाना, कहीं जनसंख्या घनत्व का कम हो जाना। ये जो देखने को मिलता है, ये किस कारण से देखने को मिलता है? यही हो गया जनसंख्या वितरण के प्रभावित कारण। समझ आए ना? ये बताओ तो ये जनसंख्या वितरण किस कारण से देखने को मिलेगा, कम और ज्यादा? स्वास्थ्य के कारण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के कारण, जहाँ स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा वहाँ जनसंख्या ज्यादा मिलेगा। बेहतर जलवायु के कारण, जहाँ जलवायु अच्छी रहेगी वहाँ इंसान रहना पसंद करेगा, जहाँ जलवायु अच्छी नहीं मिलेगी वहाँ इंसान बेहतर रोजगार के कारण, जहाँ रोजगार व्यवस्था बेहतर मिलेगा तो कोई आदमी वहाँ जीवन जीना शुरू कर देगा। हाँ, व्यापार अच्छा हो वही रोजगार हुआ। व्यापार, रोजगार जब ये कहते तो व्यापार उसी में आ जाएगा। हाँ, और बोलो, और क्या? हाँ, शिक्षा तो बोल ही दिए थे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जलवायु, और क्या कर सकते हैं? क्या? तो हाँ, पर वही जलवायु वही हो गया, प्रदूषित वहाँ वातावरण, बेहतर वातावरण मिले, बेहतर
वातावरण मिले। हाँ हाँ, उसके बाद क्या लगेगा, मिट्टी उपजाऊ हो, भूमि की उर्वरा शक्ति बेहतर हो, वही ना इंसान निवास करना शुरू करेगा। और भी बोलो। क्या? हाँ, खान पान का भी व्यवस्था वही हो गया। भूमि जहाँ रहेगी उपजेगा, अनाज भोजन मिलने के लिए मिलेगा ना। चलो आ गया, यही चीज, यही सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। और भी कई कारक हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक सामाजिक कारक भी दे दिया है। कौन सा दिया है? सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में दिया है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां का समाज का रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए। यदि समाज हमारा बेहतर मिलेगा तो हम भी बेहतर विकास कर पाएंगे। समाज वहां नहीं मिलेगा बेहतर तो हमारी जो नॉलेज है और हम जिस नॉलेज को ग्रहण करना चाहते हैं वह नहीं मिल पाएगा उस समाज में, कि नहीं। तो सामाजिक रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आ रहे हैं हम लोग कहां पर? आर्थिक कारण भी कहा गया है। खनिज व्यवस्था जहां अच्छा हो, खनन व्यवस्था अच्छा हो, जमीन को खनन करने से क्या हो, हमें जैसे कोयला निकलता है, सोना निकलता है, जमीन से लोहा निकलता है, तो वहां से इंसान रोजगार से जुड़ जाएगा। तो खनिज व्यवस्था, खनिज संसाधन अच्छा होना चाहिए जनसंख्या वहां निवास करने के लिए। नगरीकरण होना चाहिए। आज लोग कहाँ की गांव की ओर से, गांव छोड़कर किधर की ओर भाग रहे हैं, शहरों की ओर। रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगा, नगरीकरण खोज रहे हैं, हर सुख सुविधा मिलेगा टाइम पर, किसी तरह का तकलीफ होगी तो इलाज भी सही समय पर हो जाएगी ना। मगर आजकल देखा जाए तो हम लोग नगरीकरण की ओर जा रहे थे, यदि सरकार यदि सही व्यवस्था हम लोगों को दे जाए ग्रामीण क्षेत्रों तक में, तो नगर अच्छा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र अच्छा होगा? अब बताओ तुम ही लोग, ग्रामीण क्षेत्र क्यों अच्छा होगा? यदि सरकार की हर व्यवस्था सही सलामत हो जाए, सटीक हो जाए, तो नगर अच्छा होगा कि जीवन जीने के लिए ग्राम अच्छा होगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें क्या मिलता है? स्वच्छ वातावरण मिलता है, पेड़ पौधों से हम लोग जुड़े रहते हैं, पशुओं से जुड़े हुए रहते हैं ना। वहां भोजन की कोई तरह का तकलीफ ही नहीं होती, ताजा भोजन मिलता है। और शिक्षा की बात रह गई, सुविधा सरकार हमको उतना दे दिया है साधन, हम साधन से तुरंत शिक्षा अध्ययन मार्केट में आकर कर लेंगे। क्योंकि शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 गांव या 5 गांव के विद्यार्थी तो नहीं आ सकता है, मगर वही मार्केट से जुड़ा रहेगा तो साधन मिलेगा, तो सब बच्चा मार्केट में आकर बेहतर शिक्षा तो ले सकता है। तो सरकार यदि साधन सड़क व्यवस्था अच्छा हो, जैसे साइकिल योजना दिया है, ये योजना अच्छा रहे तो बच्चा दूर से भी जाकर शिक्षा अध्ययन कर सकता है। और शिक्षा की बात रह गई, आज टेक्नोलॉजी का साधन हो गया है, नेट सुविधा अच्छा रहे तो घर बैठे भी बहुत बेहतर शिक्षा मिल सकता है। यदि जहां डाउट हो तो डाउट हम आकर संस्था में भी दूर कर सकते हैं। संस्था में जरूरी है ही, संस्था ऐसा नहीं है। गुरु के पास ज्ञान लेने से संस्कार आता है, व्यवहार आता है, विचार बदलता है, एक्टिविटी में बदलाव आती है, समाज में कैसे सरवाइव करेंगे वो हम समझ पाते हैं। क्या घर में बैठे हम जो मोबाइल देखेंगे तो हमें संस्कार आएगा? कोई लेट कर देखेगा, कोई खाते हुए देखेगा, कोई सोते हुए देखेगा, तो इसमें क्या संस्कार आएगा? और गुरु के पास रहने से उसमें संस्कार आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना हो तो ऑनलाइन की जमाना हो गया। देखो कौन टीचर अच्छा जानकारी दे पा रहे हैं, हम किस टीचर का पढ़ाई अच्छा लगता है, वो जाकर मोबाइल पर देखकर उससे कंफ्यूजन अपना दूर करो। यदि कहीं भी डाउट आए आकर हमसे पूछो, सर यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा इसको सही से क्लियर कर दीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए हमको। वहां गुरु होना जरूरी है कि नहीं है? समझ में आए ना। तो मोबाइल भली हमें हमारी नॉलेज को और भी डेवलप कर दिया है, मगर गुरु के समक्ष रहना भी, अध्ययन करना भी बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, उस दूर की बात रह गई, हमको उतना नहीं ले जाना है। हम आते हैं आप कहां पर? जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे?
दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी होना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। दिन प्रतिदिन जनसंख्या एक निश्चित समय में, निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है वही क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इस तरह का दिक्कत अब डिटेल में समझना है तो इसको तो हम समझा दिए ही हैं, कोई दिक्कत। और रह गई जनसंख्या वृद्धि की बात, पढ़ के भी हम समझाएं। जनसंख्या वृद्धि तो बता ही दिए हैं। और जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की बात है तो था, देखो 2011 में भारत की जनसंख्या, पवन तुम बताओ कितना था? 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, सही बोला है, 121 करोड़। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 134 करोड़। 134 करोड़। 134 पैंतीस कर देंगे, बैठ जाओ तुम। अब बताओ जनसंख्या ये बढ़ोतरी देखने को मिला है कि कमी देखने को मिला है? नहीं तो वृद्धि कहलाएगा। और ये वृद्धि जो है, हमें जनसंख्या वृद्धि जो देखने को मिला है, तो क्या एक निश्चित समय के अनुसार न देखने को मिला है? तो कितना समय लगा है ये जनसंख्या वृद्धि होने में? 2011 को अभी से तुलना करो तो कितना समय लग रहा है तुमको? कितना वर्ष? 14 वर्ष का ये फासला है। इस 14 वर्ष के दरमियान में कितना करोड़ वृद्धि हो गया? 1 ही करोड़ देखने को वृद्धि मिला है तुमको जी। 121 करोड़ 11 में था, अभी 25 में तुमको कितना? 13 करोड़। अब सोचो कि लगभग में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ की वृद्धि होते जा रही है। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ की वृद्धि होते जा रही है। आने वाला समय यदि इस तरह से वृद्धि रहेगी तो बताओ हमारे किस किस पर प्रभाव डालेगा? ये हर चीज पर तो हम पूछना चाहते हैं, तुम्हारा दिमाग टेस्ट लेना चाहते हैं। बताओ किस किस पर ये प्रभाव डालेगा? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। रोजगार पर पहला प्रभाव डालेगा। जहां जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है तो जहां कोई एक जॉब है वहां 40 आदमी लेने वाला हो जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा? इसके बाद दूसरा प्रदूषण पर भी, प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ेगा ना। अब बिना गाड़ी का वहां करने में लगा रहता है कि नहीं? एक्सीडेंट हुआ है उसी में झाँप रहा है उनको। क्या बिना गाड़ी का चलोगे? पोखरियों मार पर जाओगे तो स्कूटर चाहिए क्या? साइकिल का कोई जरूरत नहीं, पैदलों में ही नहीं जाएंगे, गाड़ी चाहिए क्या गोपाल? अब वो गाड़ी जब चलाएंगे तो यदि हम थोड़ा सा भी 1 किलोमीटर चलेंगे, गाड़ी लेकर चलेंगे तो उससे क्या निकलेगा? धुआं। पेट्रोल जलेगा तो धुआं निकलेगा, और धुआं कहाँ प्रभाव पड़ेगा? हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या किस पर प्रभाव डालेगी? बढ़ती जनसंख्या हमारे शिक्षा पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे रोजगार पर प्रभाव, दूर की बात रह गई, हमारे रोजगार पर प्रभाव डालेगा, हमारे भोजन पर भी प्रभाव डालेगा, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेगा। प्रदूषण अधिक बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी ना। हर क्षेत्र, हमारे अगल बगल के जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जितना भी कहा जाए, क्या भूमियों का भी दोहन हो रहा है, हर चीज का दोहन होते चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा उपयोग होना शुरू हो चुका है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को पवन क्या होना जरूरी है? शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षित होंगे तो हम किसी चीज का गलत उपयोग नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा बर्बादी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। बैठ जाओ। आते हैं हम लोग जनसंख्या की वृद्धि दर। अब ये वृद्धि दर क्या कह रहा है? वृद्धि दर क्या है? वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? हाँ ध्यान दो इधर। हम जनसंख्या वृद्धि बताए हैं, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर बताओ, ये जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर की बात कहा जाए तो हम लोग प्रतिशत निकालते हैं कितना पर? 100 पर हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। कितना पर निकालते हैं? 100% पर निकालते हैं। परंतु जनसंख्या जो कम नहीं ना है तो 1000 पर निकाला जा सकता है। हाँ,
यानी एक वर्ष के दरमियान कितने, एक वर्ष के दरमियान एक वर्ष के दरमियान 1000 पुरुष पर कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। ना समझ में आया? माने प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में जनसंख्या जो 1000 व्यक्ति था ना, तो 1000 पर कितना अधिक देखने को मिला है। हाँ, कितना अधिक देखने को मिला है। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1000 पर तुलना किया जाता है। कितना पर किया जाता है? कितना पर? 1000 पर। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर को हम जब आकलन करेंगे तो कैसे वृद्धि दर देखेंगे? यानी अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में ध्यान दो थोड़ा, वर्तमान में कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत 121 करोड़ था। कितना था? 121 करोड़। अब देखो 10 साल पर जनगणना होता है और जनगणना हुआ नहीं, तो अब हम ले लेते हैं 2000 मान लो 25 में, हम 2025 में है अभी, तो 2025 में जो है 134 करोड़ के आसपास में है, करोड़ के। अब देखो ये कितना बढ़ गया, 13 करोड़। कितना बढ़ गया है? 13 करोड़ बढ़ गया। तो कितना 13 करोड़ जो बढ़ा, कितना बढ़ा तो हुआ? 13 करोड़। 13 करोड़, तो 13 करोड़ कितना पर बढ़ोतरी हुआ है? ये 13 करोड़ जो 134 पर बढ़ोतरी हुआ है ना, तो ये 13 करोड़ का जो बढ़ोतरी कितना हुआ? 134 गुने 1000 आ गया। यही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा, जिसको प्रतिशत में गिनती करते हैं। किसमें गिनती करते हैं? हम लोग प्रतिशत में गिनती करते हैं। आगे समझ में? जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाएंगे? जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहलाएगा? यानी कि ये पूरा तुम्हारा कितना वर्ष का ये जनसंख्या वृद्धि दर हुआ? 13 वर्ष का। तो प्रत्येक वर्ष में ये हम एक वर्ष का निकालते हैं, तो प्रत्येक वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है, जो वर्तमान में है, जनसंख्या वृद्धि माने एक वर्ष में होने वाली जनसंख्या वृद्धि प्लस कुल जनसंख्या गुने 1000, ये जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? जनसंख्या वृद्धि दर कहेगा। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या लिखेगा? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कहेगा तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में बढ़ोतरी होना जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर, ये नहीं दर नहीं लिखाए थे हम कल की क्लास में? जनसंख्या वृद्धि दर बराबर क्या लगेंगे? प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में होने वाली वृद्धि बट्टा वर्तमान की कुल जनसंख्या, वर्तमान की कुल जनसंख्या गुने 1000। यानी जनसंख्या वृद्धि दर किसना पर किया जाता है आकलन? 1000 पर। जनसंख्या वृद्धि दर किसना पर आकलन किया जाता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जनसंख्या वृद्धि क्या है? प्रत्येक वर्ष होने वाली जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ध्यान दो, पर हम बता देते हैं। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में होने वाले वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और इसे जब हम 1000 पर तुलना किया करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। आगे समझ में ना? तो जनसंख्या वृद्धि दर में हम लोग क्या तुलना करेंगे कि प्रत्येक जनसंख्या में होने वाली वृद्धि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में, प्रत्येक वर्ष होगा, यहाँ क्या होगा?
प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में होने वाली वृद्धि बट्टा वर्तमान में कुल जनसंख्या गुने 1000, ये क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। चलो आते हैं अब हम लोग जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब आता है जनसंख्या धनात्मक वृद्धि। कौन सी वृद्धि? जनसंख्या 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 धनात्मक वृद्धि। धनात्मक धनात्मक वृद्धि। अब थोड़ा ध्यान देना, जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, ये धनात्मक वृद्धि क्या है? जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो धनात्मक वृद्धि कहेंगे। यदि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में किसी कारणवश घटने को देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अब बताओ जनसंख्या ऋणात्मक कब होगा? हाँ, जनसंख्या घटेगी तो ऋणात्मक कहलाएगी। तो जनसंख्या किस कारणवश ऋणात्मक देखने को मिलेगा? बढ़ना, ऋणात्मक जनसंख्या में घटना, किसी कारणवश जनसंख्या में घटना, हाँ ऋणात्मक कहलाएगा। जनसंख्या ऋणात्मक कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ ये बात रह गई कि किसी भी स्थान का जनसंख्या ऋणात्मक हमको देखने को मिलता है, कारण क्या है? क्या वजह है जनसंख्या ऋणात्मक होने का? क्या वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलना, वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होना, वहाँ का उपचार नहीं होना, तो एकाएक घट कमी नहीं ना देखेगा, वृद्धि कम देखेगा, एकाएक कमी नहीं देखने मिलेगा। महामारी का होना, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, तो भारत के 5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस में। जब कोई महामारी होगा वहां जनसंख्या वृद्धि नहीं देखने को मिलेगा, वहां एकाएक डाउन हो जाएगा वहां का ग्राफ। जनसंख्या का जो ग्राफ है वहां डाउन हो, तो वहां क्या करते हैं, जो किसी भी राष्ट्र के जो होते हैं डॉक्टरी या उपचार सेवा, उस पर विशेष जोर दिया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष जोर दिया जाता है। क्यों? स्वास्थ्य सेवा मेरा अच्छा हो जाएगा हमारे राष्ट्र का, तो जनसंख्या जो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, मृत्यु होते जा रही है, उस पर रोक कंट्रोल किया जाएगा। क्या कोरोना वायरस में यही न हुआ था? इसी को कहा जाता है जनसंख्या में ऋणात्मक होना महाविभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविभाजन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बहुत अंतर को देखना महाविभाजन कहलाता है। ये सबसे पहला महाविभाजन कब देखने को मिला था जनसंख्या में? हाँ 1921 में एक बार देखा गया। हाँ 21 में। आज जिस तरह से इस समय में देखने को हम लोगों को मिला है कि कोरोना के कारण वो, हाँ 21 में बहुत इंसानों की मृत्यु हो रही थी, उस समय महाविभाजन देखने को मिला। ऐसा विभाजन 1921 में देखने को मिला था। उस समय जो कहते हो ना, उस समय की जो माने कि हर बार क्या होता है, इस तरह का जो कोई रोग उत्पन्न होता है ना, तो उसका उपचार भी ढूंढा जाता है। तो एक तरह का उसमें हैजा नाम का बीमारी था। किस नाम का बीमारी था? हैजा। कहा गया था कि गांव में यदि किसी को हैजा होता था तो उस समय में कई सारे लोग की मृत्यु हो जाती थी उस गांव में। अब कहोगे कारण क्या? एक तरह का ये वायरस था, एक को हुआ, दूसरा को, दूसरा को हुआ, तीसरा को, तीसरा को, चौथा को, माने सबको ये लग जाता था और इंसान की मृत्यु होना शुरू हो जाती थी। और उस समय ध्यान दो जरा, जो क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे पूछो, एक्स्ट्रा गप नहीं करो, तो उसका सटीक नॉलेज मिलेगा। तो उस समय क्या हुआ था, डॉक्टरी उपचार भी नहीं था, हैजा का उपचार भी नहीं था। तो लोग, गांव ग्रामीण लोग क्या कहते थे कि इस गांव में क्या हो गया है, किसी का साया पड़ गया है, किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। किसके कारण? ना समझ के कारण। झाड़ फूक कराना शुरू कर देते थे, होम जाप शुरू कर देते थे। समझ में आया कि नहीं? धार्मिक जीवन से जीना जरूरी है, शांति मिलता है, क्लेश दूर होता है, इंसान की जो है स्वभाव बदल जाता है।
परंतु ऐसा नहीं है कि धार्मिक ही जीवन हर चीज को परिवर्तन कर देगा। वहाँ क्या होना चाहिए, बेहतर उपचार सेवा होना चाहिए। तो उस समय तो हमारे देश में उस तरह का इलाज भी व्यवस्था नहीं था बेहतर। तो सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा जोर देने की कोशिश की। स्वास्थ्य में सुधार लाया गया, उस हैजा से कंट्रोल किया गया। और कारण क्या था? क्या 1921 की बात कही जाए, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ो। क्या 1921 की बात कही जाए, क्या 1921 में हमारा देश आजाद था कि गुलाम था? गुलाम था। किसी का गुलाम बन के तुम आजादी के साथ काम कर सकते हो? किसी का गुलाम बन के तुम आजादी के साथ कर सकते हो? वही देखा जाए, हमारा देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का उपनिवेश था ना। तो अंग्रेज के हाथों में सारी सत्ता व्यवस्थाएं थी। तो अंग्रेजों ने उस पर स्वास्थ्य सेवा पर ज्यादा ख्याल करेंगे। इस कारण बस हम लोग बहुत पीछे थे। बहुत हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि खुलकर आज हम बोल पा रहे हैं। इसलिए हमारा फर्ज क्या बनता है कि इस आजादी को संभाल के रखना है। हम अपनी लाइफ को अदर चीजों में न बर्बाद करें। एक बेहतर मंजिल प्राप्त करें, जिससे हमारे द्वारा विकास हमारे द्वारा कई व्यक्तियों का विकास हो। जो गुलामी हम लोग फिर दोबारा हम लोग गुलामी न सहना पड़े। परंतु हम लोग उस सब बातों को नहीं देते, सिर्फ जाकर झंडा तोलन कर लेते हैं। झंडा तोलन में क्यों हम उन वीर पुरुषों का याद करते हैं? बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद वो हमें आजादी मिला है, इसलिए इसको सम्मान करना चाहिए। और आज हमें खुली आजादी है, गुलाम हम किसी का नहीं है। तो हमें खुलकर काम करना चाहिए ना अपने देश के लिए। पहले तो अपना स्वयं विकास करना है। जब तक तुम स्वयं विकास नहीं कर पाओगे तब तक देश के लिए क्या सोचोगे? बात समझ में आया? पहले स्वयं भूख मिटाना है। स्वयं भूख मिट जाएगा तब तुम दूसरे को खाने के लिए कहोगे कि नहीं कहोगे? तो स्वयं इतना मेहनत कर लो, इतना संघर्ष कर लो कि स्वयं की गरीबी दूर हो जाएगी, तब तुम दूसरे को गरीबी को दूर कर सकते हो। अन्यथा एक कहावत में है कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, मगर गरीब बन के मर जाना गुनाह है। इसलिए यदि गरीबी को दूर करना है तो संघर्ष करो। बदल सकते हो अपने भविष्य को तुम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। नहीं मेहनत करोगे तो वही है। आज तुमको आजादी मिल रहा है, एक दिन तुम किसी का गुलाम बन जाओगे। एक दिन देश गुलाम था, आज तुम किसी का गुलाम बनोगे। देश तो अब गुलाम नहीं होगा कि इन वीर पुरुषों के हाथों में है, उन नेताओं के हाथों में है जो इस देश को संविधान बना के आगे बढ़ा रहा है। मगर तुम तो गुलाम किसी का रह जाओगे। तो इसलिए अपनी गुलामी को यदि तुमको मिटाना है तो खुद मेहनत करना होगा, खुद रूल बनाना होगा, खुद एक सही दिशा की ओर जाना होगा। नहीं तो देश तो अब गुलाम नहीं होगा। देश गुलाम होगा तो सब जागरूक हो चुके हैं, मगर तुम गुलाम जरूर बन सकते हो। समझ में आया ना? क्योंकि तुम यदि आज शिक्षित होकर कुछ बन जाते हो तो न देश के लेवल पर अपने ग्राम को बेहतर बना सकते हो, ग्राम का बेहतर मुखिया बन सकते हो, ग्राम का बेहतर सरपंच बन सकते हो। ग्राम लेवल पर अच्छा काम करोगे, ग्राम लेवल पर अच्छा करोगे काम, तो फिर तुमको जिला लेवल पर अच्छा काम करोगे कि नहीं करोगे? जिला लेवल पर तब चले जाओगे तो राज्य स्तर पर अच्छा काम करोगे, जिसके लेवल पर अच्छा करोगे। पहले तो खुद सुधारो, खुद में बदलाव लाओ। चलते हैं कहां पर हम लोग? तो हम लोग कहां थे? ये जनसंख्या हम लोग थे कहां पर? जनसंख्या ऋणात्मक। ये जनसंख्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम कहां चले जाएंगे? स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो जनसंख्या में घटने देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? और ये कमी कब देखने को मिला? 1921 में।
1921 में की देखा था महामारी के कारण। महामारी क्यों हुआ था? हैजा आया था, और वहां हमारे पास शिक्षा नहीं थी, तो गाँव ग्रामीण लोग क्या कहते थे, झाड़ फूक में लगे हुए थे। और शिक्षा बेहतर हुआ, स्वास्थ्य दर में सुधार लाया गया, तो इसका सही इलाज किया गया, सही इलाज किया गया, सही इलाज हुआ, तो आज हम लोग उस बीमारी को भी कंट्रोल कर लिए। नहीं कर लिए क्या? कोरोना वायरस में भी वही हुआ था, सही इलाज कोई झाड़ फूक पर टिका, तो आप लोग इंसान जागरूक हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं? सही इलाज कराने के नहीं सुविधा है, तो वहां एक ही उपाय है, अपने आप को सुरक्षित करना। जब इलाज की व्यवस्था नहीं है तो वहां क्या करोगे? अपने आप को, घर से बाहर कोई क्यों नहीं निकल रहा था? सुरक्षित कर रहा था। जब इसकी इलाज की व्यवस्था हो जाएगी तब खुला आम घूमेंगे। अब इलाज की व्यवस्था हो चुकी है, कोरोना वायरस की इलाज की व्यवस्था हो चुकी है, इलाज की व्यवस्था होगी तो खुला आम घूमते हैं। समझ में आया? तो महामारी क्यों हुआ था? बेहतर स्वास्थ्य नहीं था, आया केवल पूरे गांव को। और कह रहे हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है? आज जनसंख्या कमी होने देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। लोग किस कारण से परिवर्तन देखने को मिलता है? ये परिवर्तन का और भी घटक है, तो और भी क्या क्या घटक है जनसंख्या कहीं परिवर्तन? प्रवास, प्रवास का मतलब क्या होता है? हाँ, अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना, प्रवास। आज इसके कारण भी जनसंख्या कम देखने को मिलता है। और वो कब करेगा? जब अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे जगह निवास करना, तो कब होगा? यहाँ तुमको सारी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, तो ही मिलेगा। जनसंख्या प्रवास होने के क्या क्या कारण है? रोजगार बेहतर न मिलना, हाँ, रोजगार बेहतर नहीं मिलेगा तो घर की स्थिति तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शिक्षा बेहतर न होना, तो शिक्षा बेहतर लेने के लिए कोई पटना जाता है, कोई दरभंगा जाता है, तुम घरे से छोड़ के सिर्फ यहाँ आ गया है, तो घर से प्रवास होकर आए हो, तो ये प्रवास नहीं कहलाएगा, ये तो फिर तो चले जाओगे, कुछ लंबे समय तक के लिए चले जाए, वो कहता है प्रवास। समझ में आया कि नहीं? ये तो जरूरत पूर्ति के आवागमन है। प्रवास कब होता है? जब लंबे समय के लिए छोड़कर चला जाता है, उसे प्रवास है। समझ में आया ना? तो बहुत सारे ऐसे ही हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा अच्छा के लिए वहां जाता है, कोई शिक्षा को बेहतर लेने के लिए जाता है ना, कोई रोजगार के लिए, जैसे तुम्हारे पापा जी अभी छोड़कर चले गए होंगे, किसी का दिल्ली तो किसी का आगे, समझ में? हाँ, ठीक है। गोपाल के पापा जी चंडीगढ़ गए हैं, भैया भी चंडीगढ़ गए हैं, क्या तो इसलिए क्या हो गया? ये प्रवास हो चुका है, ठीक है ना? एक आता है, एक होता है अप्रवास। अप्रवास, अप्रवास क्या होता है? अप्रवास जब कोई दूसरे जगह को छोड़कर अब खुद तुम्हारे यहाँ आए, तो आए हुए व्यक्ति को अप्रवासी कहते हैं। समझाए ना? आता है तो अप्रवास कहते हैं, आने वाले को अप्रवास कहते हैं। समझ में आया कि आने वाले को अप्रवास कहते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। ये जानते शुक्र है। 500 वर्ष में, 500 वर्ष का मतलब क्या? अभी कौन सा चल रहा है? 2025। तो 500 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 500 घटाएंगे तो 16, 5 21 ना, 21 अभी 16 ने 17, 17 का 15 ना, 1525 होगा ना। तो 1525 में किसका शासन था? तुलना करो, दिमाग को, यही सब पढ़ाई होता है, ऐसे पढ़ो। 1525 में किसका शासन?
मुगल काल था, मुगल काल नहीं था। हाँ, मुगल काल 1526 में आया, लगभग में कह सकते हो 1526 में बाबर आए। कौन बोला था मुगल काल? बोलो। पढ़ता है, मेहनत करता है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? उस समय 1526 में बाबर आए, और बाबर आए थे लूटने के लिए, और लूट कर, बहुत इतिहास की बात हो जाएगी, हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। परंतु बाबर ने अपनी यहाँ की धन संपत्ति को देकर यहाँ एक साम्राज्य विस्तार किया। कहाँ? भारत में। तो 1526 की जो बात कर रही है, यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे कि 500 में यहाँ की जनसंख्या पहले कितनी थी और आज जनसंख्या कितनी? कह रहा है कि 5 गुना देखने को वृद्धि मिला है, 10 गुना से अधिक। तो 10 गुना से अधिक का मतलब अभी जनसंख्या कितनी है? अभी जनसंख्या 134 करोड़ है। 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो यानी यहाँ 13 करोड़ जनसंख्या होगा। बहुत से बहुत हो जाए 14 करोड़ हो सकता है ना। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ कह क्या रहे हैं कि ये जब बाबर आए थे हमारे देश में, तो उस समय की जनसंख्या कितनी होगी? 13 से 14, 13 से 14 करोड़। गोपाल ध्यान दो, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा लोग भटक रहा है, तो समझो 13-14 आदमी था उस समय में, 13 से 14 आदमी था। ऐसी 10 साल के बाद, 10 साल नहीं, 500 वर्षों के बाद, अब इसका 13 को 10 से गुना कर 130 आदमी है। कितना एक्टोबर? क्या तुमने अपने नॉलेज में प्रगति किया? हर चीज में प्रगति देखने को मिला है। ये जनसंख्या एकाएक इतना भागा है, तो क्या हम हर चीज में न परिवर्तन देखने को मिला है? ये नहीं मिला है। उस समय जो बाबर आया था, क्या लेकर? अस्त्र शस्त्र लेकर और घोड़ा पर सवार होकर। आज हमारा युद्ध किससे हो रहा है? टेक्नोलॉजी से हो रहा है, नहीं हो रहा है? घर बैठे गोपाल के घर पर जाके यदि कोई मिसाइल गिरा देगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कह रहा है कि हम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम क्या देखने को मिल रहा है? परिवर्तन भी देखने। क्या हमारे शिक्षा में परिवर्तन देखने को नहीं मिला है? क्या हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन देखने को नहीं मिला है? यही तुलनात्मक हम लोग अध्ययन करेंगे कि हम जो आज से 500 वर्ष पहले हमारी स्थिति कैसी थी, वहां के लोग को रहने वाले समाज की स्थिति क्या थी, आज क्या बदलाव देखने को मिला है? क्या ऐसा बदलाव और आने वाले समय में देखने को मिलेगा? इतिहास यही चीज सिखाता है कि आज जमाना, युग बदल रहा है, हमको कैसे बदलना है युग के साथ। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं हम लोग। कहाँ पर? तो प्रत्येक 500 पर कितना गुना वृद्धि देखने को मिला है? 10 गुना ना अधिक देखने को मिला है। हम लोगों को भी शिक्षित होना जरूरी है, नहीं तो बदलती दुनिया में हम लोग खो जाएंगे। समझा कि नहीं? युग बदल गया है ना। अब पुराने पीढ़ी वाले व्यक्तियों को अभी सुनो, कुंभ मेला में इतना भीड़ था, जो पुराने पीढ़ी वाले जो व्यक्ति थे वो जाते थे वहीं हरा जाते थे, रो रहा था, बेचैन था। क्या आज की पीढ़ी हराएगा? आज का पीढ़ी हराएगा जी? खोज लेगा कहीं, जैसे क्या कहते हैं, वास्को डिगामा ने भारत को खोज लिया बिना कुछ जाने। आज तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं, हर चीज को खोज लेंगे। क्या आज का पीढ़ी इतना आगे बढ़ चुका है? मगर जो पुराने पीढ़ी की है, शिक्षा का अभाव भी अभी भी देखो। तो कह रहा है शिक्षा का मतलब क्या होता है? अपने आप में बदलाव लाना, अपने सोच में परिवर्तन लाना। आज जो शिक्षित है वही ना नहीं वहां जाकर नहीं रोएगा जी। आज जो शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा जिसमें नहीं होगा, वो क्या होगा? रोएगा। यही कहा गया है, विपत्ति में जो आता है ना, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति को सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। और जो अशिक्षित रहते हैं वो रो रो कर, आंसू बहाकर विपत्ति को दिखाता है कि मेरे पास ये दर्द हो गया, ये मेरे पास कमियां हो गया। और जो शिक्षित होते हैं वो अपनी दर्द को दिखाता नहीं है, समाधान ढूंढता है। तो शिक्षित हो का मतलब क्या है?
अपनी समस्याओं को बेहतर तरीका से समाधान करना। ठीक है, चलते हैं हम आगे कहां पर। अब तुम लोगों को थोड़ा कुछ पढ़ना होगा, उसके बाद हम बताएंगे। जितना तुमको हम पढ़ाए हुए थे इसका एक शॉर्ट में हम रिवीजन करवा दिए हैं, अब तुम लोगों को कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ बुक है किसी के पास में, पढ़ो, ढंग से पढ़ो, हम सबका अर्थ बताएंगे। ठीक है ना। जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या के वर्तमान तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के ये किया जा सकता है। यह सिद्धांत नगरीय, औद्योगिक और साक्षर तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च। देखो सही से पढ़िए, पढ़ना सही से नहीं आता है, हम पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और पर सब ध्यान दो, तब अर्थ बताएंगे अच्छा से। पढ़िएगा सही से नहीं तो अच्छा से अर्थ नहीं बता पाएंगे। जनांकीय संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है एक से दूसरे से जुड़ना, फैलना। ठीक है ना। जब आते हैं कहां पर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिकी और साक्षर बनता है तो किसी पर माने स्वास्थ्य दर अच्छा कर लेंगे तो मृत्यु होगी, स्वास्थ्य दर को हम सुधार लेंगे तो क्या मृत्यु होगा। यही तो कह रहा है जनांकीय चक्र। जनांकीय में बदलाव किससे, हर चीज पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नियंत्रण करके, ज्ञान प्राप्त करके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके गलती नहीं होने देते हैं। आते हैं कहां पर हम लोग, कहा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाएं मॉडल वाले मॉडल को व्याख्या करता है। पहला लाते हैं, प्रथम अवस्था